ले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सा बड़ा मसला था जिसे ये नई इनकलाबी साइंस हल करने की कोशिश कर रही थी। बात सिर्फ लैब में कुछ दिलचस्प पौधे बनाने की नहीं थी, बल्कि असल मकसद इन हकीकी चैलेंजेस को हल करना था जिनका सामना किसानों को रोज करना पड़ता है। देखें, असल चैलेंज ये था, पौधों की रिवायती ब्रीडिंग यानी अफजाइश नस्ल हजारों सालों से एक बहुत ताकतवर तरीका रहा है, लेकिन इसकी अपनी एक हद है। आप सिर्फ उन्हीं खुसूसियात के साथ काम कर सकते हैं जो किसी पौधे के जीन पूल में पहले से मौजूद हों। लेकिन जरा सोचें, अगर आपको बीमारी के खिलाफ ऐसी मुजाहिमत चाहिए जो इस पौधे की नस्ल में है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? और इसी सवाल का जवाब था प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। यूँ समझें कि ये एक ऐसा तरीका था जिससे आप एक बिल्कुल नया जीन कहीं से भी लेकर सीधा पौधे के डीएनए में डाल सकते हैं। उसे ऐसी नई सलाहियतें दे सकते हैं जो रिवायती ब्रीडिंग से शायद कभी हासिल न हो पाती। और इसकी तरक्की की रफ्तार तो बस हैरानकुन थी। सोचें जरा, 1984 में पहला ट्रांसजेनिक पौधा बना और सिर्फ एक दहाई के अंदर ये टेक्नोलॉजी एक लैबोरेटरी के तजुर्बे से निकलकर एक आलमी टूल बन गई। 1997 तक 120 से ज्यादा पौधों की अक़साम में कामयाबियां मिल चुकी थीं और दुनिया भर में हजारों फील्ड ट्रायल्स हो रहे थे। ये वाकई एक तेज रफ्तार इनकलाब था। ठीक है, तो ये साइंसदान आखिर ये सब कर कैसे रहे थे? वो कौन से तरीके थे जिनसे नया डीएनए पौधों के खलियों में दाखिल किया जा रहा था? 90 की दहाई में दो तरीके सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे। तो बुनियादी तौर पर दो रास्ते थे। एक तरफ था एग्रोबैक्टीरियम, जो समझें कि फितरत का अपना जीनियाती इंजीनियर है, और दूसरी तरफ थी पार्टिकल बम्बार्डमेंट यानी जीन गन, जो एक ब्रूट फोर्स या ताकत वाला तरीका था। दोनों ही बहुत कारआमद थे, लेकिन उनके काम करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। एग्रोबैक्टीरियम वाला तरीका तो कमाल का है। यह बैक्टीरिया कुदरती तौर पर पौधों को इन्फेक्ट करके अपना डीएनए उनमें डालता है। साइंसदानों ने बस इसी कुदरती अमल को हाईजैक कर लिया और इसे एक इंतहाई मौसर जीनियाती डिलीवरी सिस्टम में बदल दिया। लेकिन फिर थी जीन गन। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी थी। ये तरीका उन पौधों के लिए बेहतरीन था जिन पर एग्रोबैक्टीरियम आसानी से काम नहीं करता था, जैसे मक्की और गंदुम जैसी अहम फसलें। इसने साइंसदानों को तकरीबन किसी भी पौधे को तब्दील करने की सलाहियत दे दी। तो औजार तो आ गए थे, जीन्स को पौधों में दाखिल करने के तरीके मौजूद थे, लेकिन यहीं से एक नया और शायद उससे भी बड़ा चैलेंज सामने आया। देखें, जीन को पौधे के अंदर पहुंचा देना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असल मसला तो उसके बाद शुरू होता था। क्या होगा अगर जीन ठीक से काम ही ना करे, या अगर वो कोई गैर मुतवक्के ज़िमनी असरात पैदा कर दे? प्रिडिक्टेबिलिटी यानी पेशगोई करने की सलाहियत कि जीन कैसा बर्ताव करेगा, अगली सबसे बड़ी रुकावट थी। और इसी सोच को आरजी बोच ने 1997 में अपने एक पेपर में बहुत खूबसूरती से बयान किया। उन्होंने कहा कि हमें दो तरह की कारकर्दगी में फ़र्क करना होगा। अब मकसद सिर्फ कोई भी ट्रांसजेनिक पौधा बनाना नहीं था, बल्कि ऐसे मुफीद पौधे बनाना था जो बिल्कुल तवक्को के मुताबिक काम करें। मुतलक कारकर्दगी का मतलब सीधा सा था, आप कल कितने ट्रांसजेनिक पौधे बना सकते हैं। ये एक फैक्ट्री की तरह था जिसका काम बस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाना है, चाहे उनमें से ज़्यादातर में कोई ना कोई खराबी ही क्यों ना हो। यहाँ तादाद यानी क्वांटिटी मयार पर हावी थी, लेकिन इसके मुकाबले में मुफीद कारकर्दगी का मतलब था क्वालिटी पर तवज्जो देना, यानी ऐसे पौधे तैयार करना जो काबिल भरोसा हों, मुस्तहकम हों और बिल्कुल वैसा ही काम करें जैसा हम चाहते हैं। यही वो सोच थी जो इस फील्ड को हकीकी तिजारती कामयाबी की तरफ ले जा सकती थी। अच्छा, अब ये सारी लड़ाई सिर्फ लैब के अंदर नहीं थी। असल चैलेंजेस तो बाहर की दुनिया में भी थे, जिनका साइंस से बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। साइंस तो एक तरफ, लेकिन इसके अलावा भी कई रुकावटें थीं। हुकूमती कवानीन और मंजूरी का अमल, अवाम में इस टेक्नोलॉजी के बारे में खदशात, पेटेंट्स पर होने वाली कानूनी लड़ाइयाँ, और ये कि क्या ये सब मुआशी तौर पर भी फ़ायदेमंद होगा, ये सब मिलकर एक बहुत पेचीदा मंजरनामा बना रहे थे। लेकिन इतनी मुश्किलात के बावजूद ये टेक्नोलॉजी सिर्फ थियरी नहीं रही थी, ये हकीकत में मार्केट तक पहुंच रही थी। 1990 की दहाई के वस्त तक फ्लेवर सेवर टमाटर, कीड़ों से महफूज कपास और वायरस से मुज़ाहिम कद्दू जैसी मसनूआत ने साबित कर दिया था कि ये साइंस हकीकी दुनिया में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। और ये सब हमें इस दौर की सोच के एक बहुत अहम नुक्ते पर लाता है कि पौधों की इंजीनियरिंग का हतमी मकसद आखिर होना क्या चाहिए। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। अब मकसद सिर्फ हथौड़े से जीन को अंदर डालना नहीं था, बल्कि एक सर्जन की तरह नफासत से काम करना था। ऐसी साफ, मुतवक्का और दुरुस्त जीनियाती तब्दीलियां करना जिनका कोई कोलैटरल डैमेज या नापसंदीदा ज़िमनी असर ना हो।
تو آخر میں سوال یہی تھا، اور سچ پوچھیں تو آج بھی یہی ہے کہ ہم بروٹ فورس سے پریسیجن کی طرف کیسے جائیں۔ بات صرف پودوں کو بدلنے کی نہیں رہی، بلکہ انہیں سمجھداری اور ذہانت سے بہتر بنانے کی ہے، اور یہی وہ چیلنج ہے جو آج بھی جینیات کے مستقبل کی سمت طے کر رہا ہے۔